अच्छा देखो, कल हम लोग क्या देख रहे थे? कल हम लोग, तो अब आप लोग को अच्छा ये पहले बताइए, किसी के पास लैपटॉप नहीं? तो यार इसको तुम्हारे पास नहीं है? कितने लोग हो? 6 7 8 लोग हो? नहीं बताओ यार, सही से बताओ हमें। 5 6। और सबके पास है? हाँ, नए हो या पुराने हो फर्क नहीं पड़ता। जावा ये थोड़ी दिखेगी कि नए हो पुराने हो। हैं? भाई देखो, तो उसे एज सुन एज पॉसिबल यार, उसको आज कल में करो यार। ठीक है, तो चलो अच्छा, हम लोग को एक आइडिया है अब कि किस तरह से काम करते हैं, है ना? कि वर्क स्पेस बनाते हैं, और अच्छे ये भी है, ऐसा नहीं है कि रोज वर्क स्पेस बनाते हैं। अब ये भी ध्यान देने वाली चीज है। अब कल वर्क स्पेस बना दिया था तो अब, और वर्क स्पेस में क्या बना दिया था? प्रोजेक्ट। तो आज काम करेंगे फिर क्या नया वर्क स्पेस नया प्रोजेक्ट बनाएंगे? नहीं, अब जो पुराना वाला है उसे क्या करेंगे? यूज करेंगे। हम एक बार क्रिएट करते हैं वर्क स्पेस, एक मतलब भाई क्या करते हैं, एक बार वर्क स्पेस बनाते हैं, वर्क स्पेस के अंदर क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार बनाते हैं, इसके बाद मान लो, इसके बाद मान लो, ठीक है, कि एक बार हम वर्क स्पेस क्रिएट कर बना देते हैं, और बना देने के बाद अगली बार जो हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, या अब बनाते नहीं है, ओपन करते हैं। बच्चे ये देखो, इसका बिहेवियर देखो इक्लिप्स का। अगर तुमने ये जगह देख रहे हो ना, ये जो विंडो आ रही है, देखो, एक चेक बॉक्स देख रहे हो, क्या लिखा है? यूज दिस एज द डिफॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। ये है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इक्लिप्स आईडी लॉन्चर तुमने ओपन किया है, जब इक्लिप्स ओपन हुआ तो सामने क्या आया है? एक विंडो है, एक पॉपअप विंडो आई। इस पॉपअप विंडो से तुम क्या कर सकते हो? कोई भी एक फोल्डर यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। यहाँ से कोई भी एक फोल्डर तुम क्या कर सकते हो? ब्राउज कर सकते हो। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान से, 3 बातें हो सकती हैं। बात नंबर 1 कि ये भाई पहले से वो फोल्डर बना है या नहीं बना। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें, डेस्कटॉप लिख दें, ध्यान से देखना सब लोग, क्या लिख दिया है यहाँ पे? एबीसीडी। अब तुम देखो, सी यूजर्स एसएस डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर एबीसीडी नाम का कोई फोल्डर नहीं है। अगर तुम लॉन्च बटन पे क्लिक करोगे, ये फोल्डर नहीं है, तो इस फोल्डर को बनाएगा, और उस फोल्डर को क्या बना देगा? वर्कस्पेस बना देगा। उसके अंदर डॉट मेटा डेटा क्या करेगा? क्रिएट कर देगा, एक फोल्डर उसके अंदर बना देगा जिसका नाम क्या होगा? डॉट मेटा डेटा। ठीक है, अगर फोल्डर नहीं है तो बना देगा। फोल्डर है, मान लो यहाँ पे एबीसीडी नाम का फोल्डर पहले से है, तो क्या करेगा? तो बस इसी फोल्डर को क्या बना देगा? आपका वर्कस्पेस। इसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम की एक फाइल, एक फोल्डर बन जाएगा। यही पहचान है ना कि कोई फोल्डर वर्कस्पेस है या नहीं? अच्छा, और तीसरी कंडीशन ये है कि आप उस फोल्डर को ब्राउज कर रहे हो जो पहले से ही वर्कस्पेस है। जैसे हम बात कर रहे थे किसकी? ये जावा वर्क्स वाले फोल्डर। जावा वर्क्स जो है, ये कल शायद हमने इस नाम का, कल यहाँ पे क्या बनाया था? वर्कस्पेस बनाया था। तो जावा वर्क्स नाम का यहाँ पे एक वर्कस्पेस है। तो अब अगर हम ब्राउज करें, किसको ब्राउज करें? देखो डेस्कटॉप पे गए, जावा वर्क्स। अच्छा अब बताओ, जावा वर्क्स वर्कस्पेस है या नहीं है? देखो, है या नहीं है ऐसे ही नहीं बोल सकते। जब तुम देखो यहीं से ओपन करो जावा वर्क्स, देखो जावा वर्क्स के अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर है। तो मतलब है जावा वर्क्स वर्कस्पेस है, और उसके बराबर में देखो 3 और फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। ये 3 क्या है? प्रोजेक्ट है। अगर हम अब, लेकिन देखो ध्यान देना, सबसे बड़ी बात समझना, अब ब्राउज करना है किसे तुम्हें? डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के अंदर जावा वर्क्स को, और अब सिलेक्ट फोल्डर को। तो जावा वर्क्स एक ऑलरेडी वर्कस्पेस है ना, तो उस वर्कस्पेस को जो कल हम बनाए थे ये ओपन कर देगा।
उसमें अगर हम अगर उसमें 3 प्रोजेक्ट बने होंगे तो वो 3 प्रोजेक्ट उसके अंदर दिखाई देंगे। क्लियर है ये? और लेकिन गलती लोग ये करते हैं, अक्सर जानते हो क्या, जब ब्राउज करने जाते हैं तो किसी फोल्डर को ही क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बताओ ये फोल्डर क्या है? देखो वर्क स्पेस होता है, वर्क स्पेस के अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट। ये जो फोल्डर है ये किसके फोल्डर है, प्रोजेक्ट के फोल्डर। अब गलती से बंदा क्या करता है, जैसे तुमने बैंक डिटेल्स फोल्डर को ब्राउज किया और सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, अब तुम लॉन्च बटन पे क्लिक कर दोगे, होगा क्या, वो जावा वर्क्स नहीं देखेगा, अब वो देखेगा जावा वर्क्स के अंदर बैंकिंग डिटेल, और जावा वर्क्स के अंदर जो बैंकिंग डिटेल फोल्डर है वो कोई वर्क स्पेस नहीं है। जो अगर वर्क स्पेस होता तो इसके अंदर क्या होता, डॉट मेटा डेटा होता। ये वर्क स्पेस नहीं है, ये क्या है, प्रोजेक्ट है। वर्क स्पेस कौन है, जावा वर्क्स। ध्यान से देखना, अगर अभी हम ब्राउज करें जावा वर्क्स को, क्योंकि जावा वर्क्स वर्क स्पेस है जिसके अंदर ये तीनों प्रोजेक्ट हैं, अगर हम सिलेक्ट फोल्डर करें, ध्यान से देखो, लॉन्च करें, अच्छा ये पहले से लग रहा है ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ओपन है, चलो इसे बंद कर, जावा वर्क्स को ब्राउज किया, लॉन्च किया, देखो जावा वर्कस्पेस ओपन हुआ, उस वर्कस्पेस के अंदर क्या था, 3 प्रोजेक्ट। उस वर्कस्पेस के अंदर क्या है, 3 प्रोजेक्ट हमारी आंख के सामने, ठीक है। और लेकिन अगर गलती से, कई बार लोग क्या करते हैं, जब ब्राउज करना होता है तो बजाय कि वर्कस्पेस को ब्राउज करने के प्रोजेक्ट को कर लेते हैं, और प्रोजेक्ट तो भाई वर्कस्पेस है नहीं, इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है नहीं। लेकिन तुम जानते हो इक्लिप्स का रूल, इक्लिप्स का रूल जानते हो, जो फोल्डर वर्कस्पेस नहीं होता ये उसको वर्कस्पेस बना देता है। जानते हो क्या होगा, कोई एरर नहीं देगा, ध्यान से देखना क्या होगा, बैंक लॉन्च कर, जो बैंक डिटेल्स मेरा प्रोजेक्ट था अब ये उसको बना दिया क्या, वर्कस्पेस। ध्यान समझना और देखना जरा ध्यान से, खाली है, 3 प्रोजेक्ट जो दिखाई दे रहे थे कहाँ गायब हो गए, क्योंकि 3 प्रोजेक्ट जावा वर्क स्पेस में थे, तुमने गलती से ब्राउज कर लिया किसे, बैंकिंग डिटेल्स, जिसकी वजह से बैंकिंग डिटेल्स को तुमने कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें ये नुकसान हुआ कि जैसे ही बैंकिंग डिटेल्स क्या हुआ भाई, जैसे बैंकिंग डिटेल्स ओपन हुआ, बैंकिंग डिटेल्स नाम का तो कोई वर्कस्पेस पहले था ही नहीं, ये तो नया बना है, इसके अंदर कुछ है नहीं। इसलिए ये याद रखना ध्यान से, ब्राउज संभाल के करना, उसी फोल्डर को करना जो रियली वर्कस्पेस हो। जैसे यहाँ स्ट्रक्चर देखो, इतना तो समझ में आता है ना कि भैया वर्कस्पेस होता है, वर्कस्पेस के अंदर क्या होते हैं, प्रोजेक्ट, हाँ डॉट डेटा होता है, और क्या होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं। तुम्हें पता है जावा वर्क्स है, इसके अंदर ये 3 प्रोजेक्ट है, तुम्हें इसे ब्राउज करना है। इसे देखो, तुमने इसको ब्राउज कर दिया था ना गलती से, तो इसी के अंदर एक नया डॉट डेटा क्या कर दिया, बना दिया। मतलब ये तो होता ही है इक्लिप्स का, कि अगर फोल्डर वर्कस्पेस है तो उसको ओपन कर देगा, और अगर नहीं है तो बना देगा, एरर किसी केस में नहीं देगा। भाई 2 ही केस में होंगे ना, कोई फोल्डर या तो वर्कस्पेस है या तो नहीं है, होगा तो उसे ओपन कर देगा, नहीं होगा तो बना देगा। क्या, तब डॉट मेटा डेटा को बना देगा तुम्हारा वर्कस्पेस का नाम। भाई इसकी एक प्रॉपर्टी है इसकी, जो फोल्डर वर्कस्पेस नहीं होता उसे बना देता है, जो होता है उसे ओपन कर देता है। हाँ नहीं रह जाएगा, कर तो डिलीट, बनाए क्यों देता भाई, क्यों, तो गलती से डिलीट हो गया, तो गलती से वर्कस्पेस चला गया, हाँ वर्कस्पेस गया, लेकिन वर्कस्पेस के अंदर के प्रोजेक्ट नहीं गए। वर्कस्पेस के अंदर के जैसे डॉट डिलीट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा बेचारा, लेकिन ये तीनों थोड़ी ना होंगे, ये फोल्डर रहेंगे, ये फोल्डर तीनों हैं। हाँ भाई जैसे चलो अभी, अच्छा अच्छा ये पहले ये बताओ, ध्यान से ये देखो,
बैंकिंग डिटेल्स का डॉट मेटा डेटा डिलीट होगा या नहीं? सर हो जाएगा। हैं? ध्यान से सोचो, ये पहले डिलीट हो सकता है कि नहीं? क्यों? सर देखो डिलीट हो ध्यान जाएगा। से, बैंकिंग डिटेल्स नाम का वर्कस्पेस हमने ओपन कर रखा। अगर कोई वर्कस्पेस ओपन है तब उसका डॉट मेटा डेटा डिलीट नहीं होगा भाई, क्योंकि ओपन है ना। लेकिन जावा वर्क्स वाला ओपन नहीं है। अच्छा अब ये भी देखो, जावा वर्क्स वाला ओपन नहीं है भाई। इस जावा वर्क्स वाला वर्कस्पेस दूसरा था ना, ये वर्कस्पेस कौन है? देखो बैंकिंग डिटेल्स, ये वाला तो ओपन नहीं है ना, ये वाला जावा वर्क्स नाम का वर्कस्पेस नहीं है ना। इसका डॉट मेटा डिलीट करोगे, डिलीट हो जाएगा। चलो कर देते हैं। अभी अच्छे इसके पहले देखे थे ना, जावा वर्क्स प्रोजेक्ट खोले थे तो कितने प्रोजेक्ट, सॉरी वर्कस्पेस खोले थे, कितने प्रोजेक्ट थे उसमें? 3। अब देखते हैं, इसको कर देते हैं क्या, डिलीट। ये डिलीट हो गया। लेकिन बैंकिंग डिटेल्स वाला सोचते तो नहीं होता, कहता वो कहता कि हम ही ओपन है और हम ही को क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, बैंकिंग डिटेल्स वाला बाद में डिलीट कर लेंगे। जावा, अच्छा जावा वर्क्स बताओ, क्या जावा वर्क्स एक वर्कस्पेस है? जी सर। अब नहीं है, अब नहीं है। पहले था, अब ये वर्कस्पेस नहीं है। और ध्यान देना, मान लो फिर भी हम ब्राउज करें और जावा वर्क्स फोल्डर को सिलेक्ट करें तो क्या होगा, जावा वर्क्स तो अब वर्कस्पेस है नहीं, अब ये वर्कस्पेस बन जाएगा। और वर्कस्पेस में कितने प्रोजेक्ट दिखाई देंगे? 3। कितने? 3 थे ना। चलो ढूंढो जरा 3 तो इसमें। गया 3 भाई। देखो ध्यान से, जिस वर्क स्पेस में थे 3 प्रोजेक्ट तुमने बनाए थे, जिसका डॉट मेटा डेटा में ही तो प्रोजेक्ट की क्या होती है, वर्क स्पेस की क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। किसी वर्क स्पेस को कैसे पता चलता है कि मेरे अंदर ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रहती है, डॉट मेटा डेटा के अंदर। और हमने क्या किया, उस डॉट मेटा डेटा को कर दिया डिलीट, तो इंफॉर्मेशन हो गई खत्म। अब हमने जावा वर्क्स को फोल्डर को ब्राउज किया, जो कि एक वर्कस्पेस नहीं था, उसने क्या किया, वर्कस्पेस बना दिया। लेकिन उसके अंदर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं कि फोल्डर नहीं है, जाके देखो फोल्डर जहां पे था, कहां पे है ये, देखो तीनों प्रोजेक्ट है, लेकिन ये उस वर्कस्पेस में थे, ये नया वर्कस्पेस है और इसके अंदर इस नाम के कोई प्रोजेक्ट बनाए नहीं गए हैं। बस अब जबकि देख रहे हो कि इसके अंदर 3 प्रोजेक्ट रखे हैं। इसलिए डॉट मेटा डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉट मेटा डेटा में ही तो सारी इंफॉर्मेशन, वर्क स्पेस क्यों बनाता है डॉट मेटा डेटा, इसलिए कि देखने में अच्छा लगेगा नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो वर्क स्पेस में जो काम कर रहे हो, जो सेटिंग कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं तो रखेगा। तो कहीं वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, अपनी इंफॉर्मेशन को कहाँ रखता है, डॉट मेटा डेटा के अंदर। तुमको इसके अंदर कभी जाने की जरूरत नहीं है, बस जानने के लिए जानते रहो कि वो एक वर्कस्पेस जैसे जानता है ना मेरा कौन प्रोजेक्ट। अब जैसे ये देखो, नया वर्कस्पेस बनाया, नया वर्कस्पेस बनाया, नया डॉट मेटा डेटा बना। अब इसको कुछ नहीं पता, इसको कोई प्रोजेक्ट कुछ नहीं पता। अब देख लो, पहले यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से तो तुम यूज, भाई हमको यूज तो यहीं से करना है ना, हमें तो यूज कहाँ से करना है, इक्लिप्स से। तो अच्छा, ऐसा अब आपके साथ कई बार होगा कि आपके पास एक वर्कस्पेस है, जैसे जावा वर्क्स नाम का एक वर्कस्पेस है, और मेरे पास प्रोजेक्ट मान लो कहीं सिस्टम पे रखा है, मेरे पास प्रोजेक्ट कहीं सिस्टम पे रखा है, कहीं क्या रखा है, जावा वर्क्स के अंदर रखा है, लेकिन हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो कई बार ऐसा होगा, जैसे ऐसा हुआ कि हमने कोई प्रोजेक्ट तुमको दिया, वर्कस्पेस नहीं दिया, क्या दिया, प्रोजेक्ट दिया, हमने कहा इसको यूज कर लेना। अब तुम कैसे यूज करोगे, अब क्वेश्चन उठता है कि तुम कैसे यूज करोगे। हमने वर्क प्रोजेक्ट बनाया अपने अपने सिस्टम पे, और वो प्रोजेक्ट दिया, वर्कस्पेस नहीं दिया। जैसे हमने सिस्टम पे हम भी काम कर रहे थे, हमने भी वर्कस्पेस बनाया था, और उसमें 3-4 प्रोजेक्ट बनाए थे, एक हमने तुम्हारे पर्पज से बनाया था, वो उठा के तुम्हें दे दिया। हमने ज्ञान नेट पे या फिर क्या किया, उसको जिप करके
ग्रुप पे डाल दिया। तुम सबने अपने अपने सिस्टम पे क्या किया, उसे डाउनलोड किया, ठीक है, और वहां से डाउनलोड करने के बाद क्या किया, अनजिप किया, हाँ, और जब अनजिप करके देखा तुमने, भाई जब अनजिप 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 किया तुमको प्रोजेक्ट फोल्डर मिल गया। अब लेकिन क्वेश्चन ये उठता है तुम अब उसका करोगे क्या, क्योंकि तुम्हारे पास तो क्या है, वर्क स्पेस है, किसका, तुम्हारा। भाई हम अपने सिस्टम पे काम कर रहे थे, अपने वर्क स्पेस में, उसमें प्रोजेक्ट बनाए थे, वही प्रोजेक्ट तुमको दे दिए। तुम अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, तुम अपना वर्क स्पेस बनाए हुए, अब अपने वर्क स्पेस में मेरा प्रोजेक्ट कैसे लोगे, या जैसे यहाँ भी देख रहे हो कि इस फोल्डर के अंदर 3 वर्क स्पेस 3 प्रोजेक्ट हैं, लेकिन यहाँ एक भी दिखाई नहीं देगा। हम चाहते हैं जैसे पहले दिखाई दे रहा, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक वर्क स्पेस, अगर एक वर्क स्पेस के अंदर अगर एक प्रोजेक्ट नहीं है और वो प्रोजेक्ट मान दो, अगर मान लो या तो आप नया बनाओ, या तो आप नया बनाओ, और अगर आप चाहते हो जो बना हुआ है हम उसको क्या करें, यहाँ पे ओपन करें, तो याद रखना हमें फाइल में जाना होता है और एक ऑप्शन होता है क्या, इंपोर्ट। प्रोजेक्ट को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हम अपने सिस्टम पे हम काम करें और पूरा वर्क स्पेस तुमको पकड़ा दे, क्या पकड़ा दे, पूरा वर्क स्पेस, और उस वर्क स्पेस के अंदर मान लो 4 प्रोजेक्ट बने, तो तुम कैसे क्या करोगे, उस वर्क स्पेस को अपने सिस्टम पे रखोगे, अपना इक्लिप्स खोलोगे, ब्राउज जहां करना है ब्राउज कर दोगे उस वर्क स्पेस फोल्डर को, और जैसे ही वर्क स्पेस ओपन होगा उसके अंदर 4 प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि हम तुमको वर्क स्पेस नहीं देंगे, क्या देंगे, प्रोजेक्ट, या कोई प्रोजेक्ट है उसे तुम अपने वर्क स्पेस में ओपन करना चाहते हो, तो उसको तुम्हें अपने वर्क स्पेस में उस प्रोजेक्ट को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। देखो ऑप्शन दिख रहा है ना, फाइल में जाके मिलेगा, अब इंपोर्ट करो, यहां देखो जनरल करके एक ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जनरल के अंदर देखो एक ऑप्शन आ रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस। इसका मतलब है कि देखो क्या कर, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करने का मतलब अस्तित्व, हाँ, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अस्तित्व, तो वही क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट जो पहले से हैं बने, अगर उनको तुम क्या करना चाहते हो, वही कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इनटू वर्कस्पेस, हम क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखो पूछ रहा है क्या, सेलेक्ट रूट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। हाँ, डायरेक्टरी का मतलब क्या समझो, फोल्डर, तो वो कह रहा है अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बताओ। देखो यहाँ एक बटन है ना ब्राउज वाली, ब्राउज करो, अब बताओ कौन सा प्रोग्राम, कौन सा प्रोजेक्ट हम बनाए थे, अरे बेसिक, कौन सा, किसमें हम कल पढ़ा रहे थे, हाँ हाँ, माई बेसिक जावा प्रैक्टिस, तो अच्छा इसी को हम ब्राउज करेंगे, लेकिन फिर कह रहे हैं कैसे कंफर्म करोगे कि ये फोल्डर जो है बेसिक जावा प्रैक्टिस ये प्रोजेक्ट है या नहीं, तो ध्यान से देखना, बेसिक जावा प्रोजेक्ट प्रैक्टिस के अंदर जाओ, अगर डॉट सेटिंग्स नाम का उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, फोल्डर दिखा रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, तब समझ जाना कि ये फोल्डर क्या है, प्रोजेक्ट। जैसे वर्कस्पेस पहचानते हो डॉट मेटा डेटा से, वैसे प्रोजेक्ट पहचानना किससे, डॉट सेटिंग्स। तो ये है, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा एक चीज ये भी देखो, अगर वो प्रोजेक्ट होगा, ध्यान देना, वो फोल्डर जिसको ब्राउज किया वो प्रोजेक्ट होगा, तो यहाँ देख रहे हो ब्लू कलर का, इसको क्या बोलते हैं मालूम, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, बटन, क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। ये चेक करने का क्या है, चेक अनचेक यहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अगर गलती से तुमने, जैसे ये एसआरसी जो फोल्डर है ये प्रोजेक्ट नहीं, प्रोजेक्ट कौन है, बेसिक जावा पर ना, बेसिक जावा प्रैक्टिस, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डॉट सेटिंग्स। अगर मान लो गलती से तुम एसआरसी को ब्राउज कर लो जो कि एक प्रोजेक्ट नहीं है, तब देखो क्या होगा, नीचे यहाँ से जो था चेक बॉक्स ये हट गया, मतलब उसका कहने का है कि जिसको तुम प्रोजेक्ट कह रहे हो वो प्रोजेक्ट है नहीं। अगर यही तुमने सही फोल्डर ब्राउज किया होता, ये देखो बेसिक जावा प्रैक्टिस को, तो आ जाता कि हाँ है, और इसको इंपोर्ट, चेक बॉक्स चेक्ड है मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं। अब क्या करें, इसको फिनिश करो, देखो आ गया कि नहीं आया, लेकिन 2 अभी नहीं आए, वो 2 भी क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे इसको इंपोर्ट किया, जरूरत है तो उनको भी क्या करो, इंपोर्ट करो। चलो ये भी देखते हैं।
मैं फोल्डर में तो पहले भी था, जावा वर्क्स में तो पहले भी था, लेकिन यहाँ दिखाई वर्कस्पेस तो नया था, वर्कस्पेस में दिखाई नहीं दे रहा। अगर किसी वर्कस्पेस के अंदर किसी प्रोजेक्ट को लोड करना है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार अब जैसे कर लिया वो आ गया। इंपोर्ट करने के बाद सर ये क्या चीज है, सेलेक्ट आर्काइव फाइल। सेलेक्ट, और अच्छा वो अलग चीज है, चलो आगे देखते ये कहाँ पे। हाँ सर, सिलेक्ट आर्काइव फाइल नीचे अच्छा वाला। अच्छा करने का तो डायरेक्ट ठीक है, हाँ कुछ ठीक है, कुछ खास नहीं है, आगे बताएंगे। पहले ये जो बता रहे हैं सिर्फ उसी पे ध्यान। सेलेक्ट रूट डायरेक्टली डायरेक्टरी, तो यहाँ पे अगर मान लो ब्राउज करें फोल्डर माई मेथड प्रोग्राम, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, और अब देखो ये भी आ गया, ये है प्रोजेक्ट। जी सर। इसको फिनिश करो, यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। और एक चीज देखना, चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मान लो माई मेथड प्रोग्राम को हम क्या करें, डिलीट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट का ऑप्शन है। अब ध्यान देना, अगर हम ओके पे क्लिक कर दिए तो यहां से माई मेथड प्रोग्राम नाम का प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन फोल्डर में ये यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फोल्डर रहेगा, जिससे कि कल को हम फ्यूचर में फिर से इंपोर्ट करके इसको यूज कर सकते हैं। बात ये समझना। लेकिन यही देखो एक चेक बॉक्स और है, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क, कह रहा है कैन नॉट बी अनडन, मतलब ये कह रहा है कि चाहो तो परमानेंट डिलीट कर दो। देखो क्या है, डिलीट नहीं, ये क्या कर रहा है, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क। इसका कहने का मतलब है जो फोल्डर में सेव्ड है, डिस्क का मतलब है तुम्हारी हार्ड डिस्क, या जो तुम ये यूज कर रहे हो क्या कहते हैं, एसएसडी। एसएसडी सर। वो भी क्या है, एसएसडी जो यूज कर रहे हो, तो वो भी क्या डिस्क, उसी की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये चेक बॉक्स चेक कर लोगे तो यहां से भी डिलीट करेगा और वहां यहां से भी डिलीट कर देगा। और अगर ये चेक बॉक्स चेक नहीं करोगे तो सिर्फ यहां से डिलीट करेगा, लेकिन वहां से हटाएगा नहीं। अब क्या है, तुम चाहो तो फिर से इंपोर्ट कर सकते हो, सकते जी सर। लेकिन परमानेंट डिलीट कर दोगे वहां से, तब फिर नहीं करता तो डिलीट ही होगा। क्लियर है ये? जी सर। एक एक करे करो, 100 कर लो। ये क्या है, हेलो क्लास मैथ कोड। हाँ, अब कल हम इस तरह से देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हाँ हाँ देखो, मेथड को क्या करना, कॉल करना देख रहे थे। अच्छा हम ये देख रहे थे कि मेथड, एक मेथड दूसरे मेथड को क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। लेकिन तुमको एक बात और पता थी, एक बात और पता थी सिंपल सी, कि जो ये मेथड है बना तो भले थे, लेकिन ये डायरेक्ट चल नहीं सकते। जैसे ये मेथड है, सोचे कि हम ये मेथड चलने लगे तो ये मेथड चल नहीं सकता। एक ही कंडीशन है इसके चलने की, भाई चलेगा तो सिर्फ भाई अगर हम जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं, भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको चलाओ तो 8-8 घंटे चलते हैं, लेकिन एक बार तो उन्हें क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, मेन मेथड से। तुम सोचे कि ऐड मेथड से स्टार्ट हो तो ऐड मेथड से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, मेन से, क्योंकि जावा चलाता ही किसको है, मेन को। अब ये ऐड चलाना है, इसका ये रास्ता हो सकता है कि भाई कोई किसी मेन मेथड के अंदर इस ऐड मेथड को क्या कर दिया जाए, कॉल कर दिया जाए, या इस मेन मेथड के अंदर हमने किसी दूसरे मेथड को कॉल किया, किसी दूसरे मेथड ने अंदर ऐड मेथड को कॉल किया, तब भी चलेगा। लेकिन चलने की शुरुआत हमेशा कहां से होगी, मेन से होगी। ठीक है, और इसके बाद एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं, और हमने बना के भी देखे थे। अच्छा एक चीज ये भी है कि हम लोग एक क्लास के अंदर कोई जो काम करना है, एक ही मेथड बना के कर दें या कई मेथड बनाएं। सवाल ये भी उठता है ना कि एक मेथड बनाएं या क्या बनाएं, कई मेथड। पहले तो मान के ये चलो, हम किसी चीज से, अगर मान लो कोई एक मेथड बना रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें अगर एक ही मेथड में सब कुछ करवा देंगे तो क्या नुकसान होगा। मान लो एक 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 क्लास बनाई हमको और इस क्लास के पास कितने काम थे, 10 काम। कितने काम थे, 10 काम करने थे। इस क्लास को जो बनाया था हमने, पर्पस क्या था, मेरे पास 10 काम थे जो हमें करने थे। अब एक रास्ता तो ये है, एक ही मेथड बनाए और उस मेथड के अंदर 10 के 10 काम करने का कोड लिख। ध्यान से समझना। तो अब क्या दिक्कत आएगी, एक सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि जब भी, जैसे देखो, एक ही मेथड बनाते और उसी मेथड के अंदर सारा, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, एज का मेथड अलग बनाया है, नेम का अलग बनाया है, एड्रेस का अलग बनाया। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि एक ही मेथड बनाते, उसी के अंदर तीनों का कोड लिख देते। सोचो, मतलब हम 3 चीज बनाने के बजाय क्या बनाते, एक ही चीज बनाते, वो भी तीनों काम करता। देखो सोचो जरा, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता, जब भी तुम उसको यूज करते तो वो कितने काम करता, तीनों। हो सकता है तुमको हमेशा तीनों काम की जरूरत ना हो। भाई तुम ही सोचो कि अगर ऐसी कोई चीज है कि तुम चीज चाहते हो, एक कुछ चाहते हो, लेकिन अगर उसको यूज करोगे तो 10 चीज तुमको और भी लेनी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, एक तरह से ये तुमको क्या हुआ, मतलब तुम्हें परेशानी कर रहा है। लेकिन अब अच्छा, लेकिन अगर तुमने इसी काम को, 3 कामों को 3 मेथड में अलग अलग तोड़ दिया होता, अब क्या बेनिफिट तुमको मिलता। एक बेनिफिट ये मिलता, जहां जिसकी जरूरत पड़ती उसे एक कॉल करते, जहां एक काम की जरूरत पड़ती एक को कॉल करते, जहां 2 की जरूरत पड़ती वहां 2 को, जहां तीनों की पड़ती वहां तीनों को। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है कि नहीं। इसलिए भी जब हम कोड करते हैं तो बहुत बड़े बड़े मेथड नहीं बनाते। सबसे बड़ा नुकसान तो आपको यही मिलेगा कि हो सकता है आपको पूरे काम की जरूरत ना हो, आपको थोड़े से काम की जरूरत। लेकिन अगर लेकिन अगर एक मेथड के अंदर 20 लाइन का कोड लिखा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉल करेंगे तुमको 10 लाइन देना, ये कॉल करेंगे तुमको 20 लाइन। मेथड जहां जाएगा 20 लाइन के साथ पहुंचेगा और 20 लाइन चलाएगा वो। और जबकि तुम्हें जरूरत हो सकता है कितने की है, 10 ही लाइन। लेकिन अगर उसी को तुमने 20 लाइन के मेथड को 2 मेथड में बांट रखा होता, एक नाम दे दिया होता 10 लाइन के काम के लिए, एक नाम दे दिया होता 10 लाइन के काम के लिए, अब क्या बेनिफिट रहता, जरूरत पड़ती तो इसको कॉल करते, जरूरत पड़ती तो इसको करते, जरूरत पड़ती तो दोनों को कर लेते। और कॉल करने में कौन सी कॉल करने में 20 लाइन तो लगती नहीं, कॉल तो कितने लाइन में होता है, 1 लाइन। जैसे कोई मेथड कॉल कर रहा है तो बस सीधे उसका नाम लिखना। अब उस मेथड के अंदर 1 लाइन का कोड हो चाहे 100 लाइन का कोड हो, चलेगा। अगर इस प्रिंट एड्रेस के अंदर कितनी लाइन का कोड है, 1 लाइन का कोड है। अगर हम यहां 20 लाइन का हो चाहे 100 लाइन का कोड, जब भी प्रिंट एड्रेस कॉल होगा तो वो 100 लाइन चलेगी। एक बात ये समझ में आई, मेथड बनाने का फायदा, मेथड में तोड़ने का फायदा। नंबर 2 बात एक और भी है, अगर मान लो तुम्हारा मेथड, तुमने मेथड बनाया 30-40 लाइन का बड़ा सा, 30-40 लाइन का बड़ा सा क्या बनाया, मेथड बनाया। मेथड में क्या लिखा, कोड लिखा। और भाई आज कोड सही चल रहा है, हमने बना दिया है, हो सकता है 8 महीने बाद कोई दिक्कत आएगी तो हमें अपने कोड में जाके क्या करना होगा, कोड को ठीक करना। मान लो उस मेथड में दिक्कत आई, तो अब हमें दिक्कत 40 लाइनों के बीच में से ढूंढनी पड़ेगी ना। हमने 40 लाइन का मेथड बनाया, मेथड चला, मेथड में क्या हो गया, एरर आई है, एरर में लिखा है मेथड का नाम, तो हमको पता है कि उस मेथड में दिक्कत है, उसी की वजह से कोड दिक्कत कर रहा है, तो हमको जाके उसे ठीक करना होगा ना। जब जाएंगे उस मेथड के अंदर तो कितनी लाइनें पाएंगे, 40 लाइन। अब 40 लाइनों के बीच में से हमें ढूंढना होगा कि किस लाइन में दिक्कत या कहां दिक्कत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हमें 40 लाइनों के बीच में मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, ध्यान से सुनो, कि हमने 40 लाइन का कोड लिखा था, वो एक मेथड में नहीं रखा था, हमने वो काम बड़ा था,
हमने उसे छोटे छोटे कामों में क्या किया था, बांट दिया था। 10-10 चार चार टुकड़ों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। एक टुकड़े में 8 लाइनें थी, एक टुकड़े में 12 लाइनें थी, एक टुकड़े में 10 लाइन थी, एक टुकड़े में 9 लाइन थी। ऐसे 4 टुकड़ों में काम की, उस बड़े काम को छोटे छोटे 4 कामों में क्या कर दिया, बांट दिया। हर बड़ा काम को छोटे छोटे काम, अगर हम कहें सब्जी भी ले आना है तो कई कामों से मिलकर बना है। जाना, खरीदना, ये करना, वो करना, कई कामों से मिलकर बना है कि नहीं। तो अगर हम 4 पार्ट में क्या कर दें, तोड़ दें, तो क्या फायदा होगा। अभी फायदा ये होगा क्योंकि जब भी एरर आएगी तो नाम बताएगा किसका, मेथड का। अब फेल होगा, एरर तो किसी एक लाइन में आएगी ना, एरर तो किसी एक लाइन में आएगी, तो किसी एक मेथड के एक लाइन के अंदर आएगी। और मान लो उस मेथड के अंदर आई जिसमें 12 लाइन है, तो यहाँ एरर में आएगा कि 12 लाइनों वाले मेथड में वहां दिक्कत है। तो अब हमें जाके ठीक करना है, लेकिन अब हमें कितनी लाइनों में दिमाग लगाना है, सिर्फ 12 लाइनों में। तो मेरे लिए उसे उसका मेंटेनेंस करना क्या होगा, आसान होगा। ध्यान से समझो, उसका मेंटेनेंस करना क्या होगा मेरे लिए, आसान। जैसे तुम ही सोचो, कहीं एक इलेक्ट्रिशियन को जाके मेंटेनेंस करना और वहां ढेर सारा तार उलझा पड़ा है ना, और या फिर उसको वहां ठीक करना हो जहां सब कुछ क्या है, ढंग से कायदे से रखा हुआ है, उसको पता है यही दिक्कत है, उसी में जाके देखे। अब नहीं तो क्या दिक्कत होने पे हमें क्या करना पड़ता, भाई उस मेथड के, भाई जब एरर आएगी तो मेथड का नाम बता देगा कि फलाने मेथड में दिक्कत है। तुम तो एक ही मेथड बनाए थे, उसी के अंदर 40 लाइन का कोड लिखे थे, तो नाम तो उसी का आया, तो उसी की 40 लाइन में जाके ढूंढो अब दिक्कत क्या है और उसे सही करो। और अगर हमने वही काम 4 पार्ट में तोड़ा होता तो लाइन ऐसा थोड़ी ना कि जब फेल हुआ तो 40 लाइन पे एरर आ गई। 40 लाइन का कोड चल रहा था, हो सकता है 15वें पे एरर आई, हो सकता है 17वें पे आई, 22वें पे आई, 25वें पे आई, किसी पे भी जैसे ही एरर आएगी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो तुम्हें पता नहीं है ना कि 22वें पे आई है, 17वें पे आई है, कि 25वें पे आई है, कि 35वें पे है, कि 5वें पे। अब जाके तुम्हें एरर को समझना पड़ेगा, अंदर जाके 40 लाइनों के बीच में समझना पड़ेगा। लेकिन अगर यही तुमने 4 पार्ट में तोड़ा होता, मान लो 27 उसमें एरर आई, तो किसी, भाई अब तो 40 लाइन का कोई मेथड है ही नहीं, एक मेथड 12 लाइन का है, एक 8 लाइन का है, एक 9 लाइन का है, एक 10 लाइन का है। तुमने क्या किया है, 4 पार्ट तोड़ दिया है उसको। तो इसकी वजह से एरर आएगी तो मेथड का नाम बताएगा, जिस मेथड का नाम बताएगा उसके अंदर कितनी लाइन होगी, या तो 12 होगी, या तो 9 होगी, या तो 10 होगी, या तो 8 होगी, या तो 11 होगी, ऐसे ही हो। हाँ, जैसा हमने बनाया। अब बात समझ में आ रही है। इसीलिए बहुत बड़े मेथड्स के अंदर बहुत बड़े बड़े मेथड्स हम नहीं बनाते। अगर देखते हैं कोड करते समय कोई काम बड़ा है, बड़ा मेथड बन रहा है ना, तो उसको सोचते हैं एक बार और ध्यान से कि क्या ये काम दो छोटे छोटे लॉजिकल, एक चीज ये भी कह रहा है लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब तर्क संगत। लॉजिकल का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि बांटना है कैंची लेके तो 4 टुकड़े में कर देना है, ऐसा नहीं 40 लाइनें 10 ऐसे काट दो। अरे हम देखेंगे वो 40 लाइनों का काम कुछ काम कर रहा होगा ना, हो सकता है वो 4 छोटे छोटे काम कर रहा होगा, तो जिसको आदमी ने एक ही मेथड के अंदर क्या किया है, डाल दिया है। तो उसको पढ़ेंगे उन 4, देखो हमको समझ में आएगा यार, इसमें तो छोटे छोटे 4 काम है, ये काम 6 लाइन में हो जा रहा है, ये काम 12 लाइन में हो रहा है, ये काम 9 लाइन में हो रहा है, ये काम 11 लाइन में हो रहा है। तब हम उसको 4 टुकड़ों में उस हिसाब से क्या करेंगे, इसीलिए करेंगे। मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने कोड को ज्यादा से ज्यादा क्या, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब क्या, तर्क संगत, मतलब वो सही हो, ऐसा नहीं अंधेरे बांट दिए, ऐसा नहीं बस बांटना है इसलिए बांट दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसा नहीं जैसे कि चल रहा है उसमें कोई प्रोग्राम गलत कर वो एडिट कर देता है, वहाँ ऐसा नहीं होता क्या, हाँ हाँ बताएगा। जैसे वहाँ से डायरेक्टली हम पिन पॉइंट पर मुझे, हाँ हाँ, यहाँ भी एकदम पिन पॉइंट पे ही लिख जाएगा, टेंशन मत लो। अभी रुक जाओ, अभी हर चीज अनफोल्ड होगी टाइम के हिसाब से। हाँ मुझे ढूंढना न पड़ेगा इतना, वो नहीं ढूंढना पड़ेगा। चलो
ये मतलब देखो, अभी हम चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको जैसे जो चीजें ये कर रहा है उससे आपका कन्विंस होना जरूरी, मतलब आपका उससे सहमत होना जरूरी है कि हाँ ये चीज कर रहा है तो ऐसा ही क्यों कर रहा है ना। तो देखो, क्लासेस बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं और कॉल करते हैं, और चलेगा कहाँ से? मेन मेथड से। हमने सिर्फ इतना ही बताया है ना। और एक बात और बताई थी कि अपने क्लास का मेथड कॉल करना है तो सीधे कॉल कर लोगे। जैसे ये देखो, पहले देखो हमेशा, अच्छा आज ये समझो, एक वर्ड कॉलर, कॉलर और कॉल। कॉलर का मतलब होता है कॉल करने वाला, और कॉल्ड का मतलब होता है जो कॉल हुआ। एक कॉलर है मान के चलो, और एक क्या है? कॉल्ड, जो कॉल किया गया, और एक जिसने कॉल किया। अब यहां देखो, अगर इस लाइन को देखोगे तो क्या कहोगी? जो मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर कॉल किया गया है किसको? प्रिंट एज को। तो यहां बोलोगे कि मेन मेथड कॉलर है और प्रिंट एज क्या हुआ है? कॉल्ड। अगर हम इन दोनों की बात करें, प्रिंट एड्रेस इस लाइन की बात करें, तो यहाँ क्या है? प्रिंट एज कॉलर है, प्रिंट एज ने इसको क्या किया है? कॉल किया है, और प्रिंट एड्रेस क्या हुआ है? कॉल। ये कॉल्ड है, ठीक है, यही होगा, यही होता ही है जावा में। इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्लास बनेंगी, मेथड्स बनेंगे, और मेथड्स एक दूसरे को जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे? कॉल करेंगे। बस यही दिखेगा, आपको मिलेगा। तो जिस मेथड को कॉल आप कर रहे हो वो हो सकता है वो कॉलर के क्लास के अंदर, जैसे ये कॉलर जो मेन मेथड है, ये जिसे कॉल कर रहा है प्रिंट एज को, प्रिंट एज उसी, वो जिस क्लास का है वो भी उसी क्लास का है, मतलब दोनों एक ही परिवार के, दोनों एक ही परिवार के। तो अब एक दूसरे को ये कॉल करना चाहेंगे तो इन्हें सीधे सिर्फ इनके नाम का इस्तेमाल करना है और कुछ इस्तेमाल नहीं करना। देखो कर रहा है ना। लेकिन अगर कॉलर अलग क्लास का हो और जिसे कॉल करना है, जिसे कॉल हम कर रहे हैं वो क्या हो? अलग क्लास का हो, और कॉल करने वाला क्या हो? अलग क्लास का। जैसे यहाँ पे इस लाइन नंबर 19 को देखो, कॉल करने वाला प्रिंट माई डिटेल्स का है। कॉल करने वाला कौन है? ये मेन मेथड ना। ये किसका? प्रिंट माई डिटेल्स का है, दिख रहा है साफ साफ। और लेकिन जिसे कॉल किया जा रहा है मल्टीप्लाई, ये दूसरे क्लास का है भाई। मल्टीप्लाई जो मेथड है वो किस क्लास का है? टेस्ट क्लास का। तो अगर दूसरे के क्लास का मेथड कॉल करना है तो उस कंडीशन में उसे क्या करना होगा? अगर दूसरे क्लास का मेथड कॉल करना है तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, इसके बाद डॉट लगा के वो मेथड कॉल कर सकते। क्लियर है ये? अपने ही क्लास का मेथड कॉल करना है तो डायरेक्ट कॉल कर लो, दूसरे का कॉल करना है तो पहले नाम लिखो उस क्लास का, फिर डॉट लगाओ और फिर मेथड कॉल करो। और याद रखना, इसमें भी सिर्फ वही मेथड कॉल कर सकते हो दूसरे के क्लास का नाम लिख के जो मेथड क्या हो? पब्लिक हो। अगर कोई मेथड प्राइवेट होगा तो जानते हो, यही देखो, यही इक्लिप्स का बेनिफिट है। टेस्ट डॉट करोगे सिर्फ मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। एक मेथड उसके अंदर और बना था, कौन सा? ऐड। ये नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्राइवेट। तुम मल्टीप्लाई को कॉल कर सकते हो लेकिन ऐड को कॉल नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह से चलो, क्लास बना सकते हो, मेथड बना सकते हो और कॉल कर सकते हो। ये पता है कॉल होने की शुरुआत कहां से होगी? मेन मेथड। और ये देखो, इस टेस्ट क्लास के अंदर एक भी मेन मेथड है? हर क्लास के अंदर मेन मेथड हो ये जरूरी नहीं है।
अगर इस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा तो ये इसको भी चलाया जा सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर मेन मेथड नहीं है तो इसको चलाया नहीं जा सकता। लेकिन कोई दूसरा जिसके पास मेन मेथड हो वो तो कॉल कर सकता है, वो तो कॉल कर सकता है ना भाई। भाई अब क्या क्या ये मल्टीप्लाई मेथड इसके पास मेन मेथड रहेगा तभी चलेगा? नहीं, ये मल्टीप्लाई मेथड देखो, प्रिंट माय डिटेल्स के पास मेन मेथड है, इसको चलाएंगे तो ये चलेगा। जब ये चलेगा तो लाइन नंबर 19 पे आएगा तो टेस्ट क्लास का मल्टीप्लाई मेथड कॉल करेगा। जब कॉल करेगा तो भाई जिसको भी कॉल करते हैं वो चलता है, ये चले, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अच्छा, अब ये चीज ये भी है, धीरे धीरे जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्लासेस बीतते जाएंगी, यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। कोर्स कंप्लीट होते होते यहाँ हो सकता है क्या बन जाएंगी, 40, 50, 60 क्या बन जाएंगे, क्लास बन जाएंगी। तो अब तुम्हारे लिए भी एक समस्या आएगी छोटी सी, क्या, जब तुमको रिवाइज करना होगा तो तुम्हें थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन होगी ये डिसाइड करने में कौन सी क्लास को कब पढ़ा था, कब नहीं पढ़ा था। और मान लो याद भी आए तब भी तुम्हें 60-70 क्लासेस के अंदर अपने काम की चीज ढूंढनी पड़ेगी। ध्यान से समझना, अगर हम ऐसे बनाते चले जाएं, रोज 2-3 क्लास ऑन एवरेज बने तो मेरे ख्याल से सैकड़ों क्लास बन जाएंगी। और वो जो सैकड़ों क्लास होंगी बाद में उन्हें मैनेज करना तुम्हारे लिए क्या होगा, एकदम मुश्किल होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या रास्ता है? देखो अब भी यहाँ भी क्या दिक्कत, एक ही जगह सब। अभी कितनी क्लास बनी है, 4, अभी 4 बनी है। अभी कितनी क्लास बनी है, 4। कल को हो जाए यहाँ 100-150, तो एक ही जगह। अच्छा, सारी क्लास रहती कहाँ है, सबको पता है ना, एसआरसी के अंदर। देखो यही तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, बेसिक जावा प्रैक्टिस, इसके अंदर ये एसआरसी है ना, वहां 4 क्लास बनी है ना। देखो पहले ये भी देख लो, अच्छा 4 क्लास बनी है कि नहीं बनी है। और यहाँ पे एक कुछ लिखा है क्या, डिफॉल्ट पैकेज, उसको छोड़ो, यहाँ अंदर जाके देखो एसआरसी में क्या दिख रहा है, 4 क्या दिख रही है, क्लास दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। तो ये एसआरसी है, एसआरसी का मतलब सोर्स कोड, जो कोड लिखते हो सब कुछ कहाँ जाता है, एसआरसी के अंदर। तो इसी एसआरसी के अंदर जब 150 फाइल बन जाएंगी तो कहाँ रहेंगी, इसी एसआरसी के अंदर। अब तुम्हें कोई काम होगा तो 150 के बीच में जाके अपने काम की चीज ढूंढनी पड़ेगी, यूज करोगे। सोचो दिक्कत क्या है, यहाँ भी वही दिक्कत है कि इकट्ठे एक जगह क्या है, और ढेर सारी चीजें। और इसका क्या एक अप्रोच है, इसका एक सिंपल सा अप्रोच है, क्या, डिवाइड एंड रूल। प्रोग्रामिंग में है भाई, अंग्रेजों का चाहे जिसका हो, लेकिन यही है डिवाइड एंड रूल। अब वहां पे क्या, अच्छा बताओ, 40 लाइन का मेथड था, 4 टुकड़ों में तोड़ के क्या किए थे, डिवाइड ही किए थे ना। उसे क्या किए थे, डिवाइड ही तो किए थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि इसको भी अगर जैसे कहीं भी ज्यादा चीजें हो तो उसका एक ही अप्रोच होता है, उसे कई पार्ट में क्या कर देना, बांट दे। अच्छा तुम सोचो जरा एक बात को, मान लो रोज तुमको हम 10 फाइलें दें, रोज तुमको, मान लो मेरे यहाँ तुम काम करते हो, रोज तुमको हम 10 फाइलें व्हाट्सएप या मेल करते हैं, और तुम उनमें से उन 10 फाइलों में तुम्हें कुछ करना होगा, मान लो, ठीक है। मान लो हम ये डिटेल देते हैं कि किसका किसका क्या क्या टिकट बुक करना है, हम एक्सेल में भर के भेजते हैं, या कैसे भी करके हम भेज देते हैं तुमको रोज, और तुमको रोज 10, 12, 15, 20 फाइल रोज भेजते हैं। तो बताओ 4-6 महीने बाद इनके पास कितनी फाइल होती है। अगर रोज 20 फाइल भेज रहे हो, एक महीने में 600 फाइल भेज देंगे, हैं, और 4-6 महीने की बात करेंगे तो 2-2,500-3,000 फाइल भेज देंगे, है ना। अब इनसे हम कहें अगर, फिर दे रहे हैं 4 महीने बाद एक दिन कहें जाओ जरा वो वाली तारीख वाली फाइल निकाल के ले आओ, तो ये तो कुछ ढंग से सोचे ही नहीं थे, ये तो बस ऐसे फेंकते चले गए। अब इनके लिए देना बड़ा मुश्किल काम हो जाए, मान लो इसी कंप्यूटर पे। लेकिन सोचो ये ऐसा भी तो कर सकते थे,
जैसे मान लो ये एक फोल्डर बना, कुछ भी लिख देते, इसका नाम लिख देते, कोई भी काम है, मान लो वेरिएबल का नाम क्या रखा है इन्होंने, ww, कुछ भी रखते। ये क्या करते कि हम इनको रोज 10 फाइल देते और ये रोज यहाँ पे जाते, बस एक नया फोल्डर बनाते और फोल्डर में नाम दे देते, या फोल्डर को क्या डेट के हिसाब से फोल्डर का क्या रख देते, नाम रख देते। जैसे लिख देते ये आज क्या तारीख है, 5 अप्रैल 2024, ठीक है, ऐसे लिख देते और फिर वो 10 फाइल इसके अंदर उठा के रख देते। ऐसे ही ये रोज करते तो डेट वाइज इनके पास सब पड़ी रहती कि नहीं पड़ी रहती, तो इनको देना मुश्किल होता बहुत। ये कहते नहीं सर दे दीजिए 2 मिनट इनको, क्योंकि इनको जो चीज ढूंढनी है, पहले दिक्कत क्या थी, पहले इनको 2000 फाइलों के बंडल में से एक फाइल निकालना है, और अब इन्हें क्या करना है, नहीं 6 महीने का भले है, लेकिन अब हर एक फोल्डर में 10-10 20-20 फाइल है। अब इनको जाना है, बस उस डेट वाला फोल्डर खोलना है, उसके अंदर 20 फाइलों के अंदर अपने काम की चीज ढूंढनी है। ये तो आसान है, लेकिन किसी से कहोगे 2000 चीजों के बीच में अपनी चीज ढूंढ के ले आओ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल भी हो जाएगी, टाइम भी लेगी, है कि नहीं। तो ऐसा है कि नहीं है, ऐसा हम भी कर सकते हैं चाहे तो। हम भी ऐसा करें कि ये जो क्लासेस बना रहे हैं, ये क्लासेस जो पढ़ाते हुए बन रही हैं, इनको किसी फोल्डर के अंदर रखें डेट वाइज, तब भी तुम्हारे लिए क्या हो, आसान हो ट्रैक करना कि इस दिन, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि 2 महीने पहले वाले दिन क्या पढ़ा था, तो डेट वाइज तुम्हारे पास, तुमने जैसे फोल्डर बना रखा है, जैसे ऐसे बना दे न्यू फोल्डर, मान लो ये सारी ये आज की हैं, तो लिख दे क्या 5 अप्रैल 2024, और इन चारों को उठा के कहाँ रख दें, 5 अप्रैल 2024 के अंदर। अब ऐसे अगले दिन पढ़ाते उसको कहाँ रखते, 6 अप्रैल करके एक फाइल बना, तो ऐसे क्या होता तुम्हारे लिए, आसान होता है इसको ट्रैक करना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किस दिन क्या पढ़ा था, किस दिन क्या नहीं पढ़ा था। बस क्या किया, कुछ नहीं किया, उसी चीज को कायदे से क्या किया, डेट वाइज बांट दिया। अच्छा, बांटने का एक और तरीका भी हो सकता है, मान लो इसमें बांटने का एक और तरीका भी हो सकता है, और क्या, और जैसे एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे हम पढ़ाएंगे, मान लो पहले जावा के बेसिक पढ़ाएंगे, फिर सेलेनियम के बेसिक पढ़ाएंगे, फिर जावा का ऊप्स पढ़ाएंगे, फिर जावा का एडवांस पार्ट बताएंगे, फिर ऐसे ऐसे डेट वाइज बांट के भी रखेंगे तो तुमको उतना मजा नहीं आएगा। मान लो जैसे कुछ दिन बाद तुम सोचते हो कि हमें जरा क्या करना है, जो बेसिक कंसेप्ट है उनकी एक बार प्रैक्टिस करनी। अगर हम ऐसे फोल्डर बनाते, ध्यान से देखो, जावा बेसिक्स, और उसके अंदर रख देते किसको, 5, जैसे जावा बेसिक्स मान लो 10 दिन पढ़ा, तो जावा बेसिक्स के अंदर कितने कितने फोल्डर आ जाते हैं, 10। तो ऐसे अगर बांट के रखते तो और आसान नहीं हो जाता। अगर डेट वाइज भी करेंगे और 8-9 महीने पढ़ेंगे, 8-9 महीने पढ़ेंगे, डेट वाइज भी करेंगे, तो कितनी डेटें हो जाएंगी, 200-250, फिर भी तो दिक्कत आएगी। लेकिन हम इसको थोड़ा और अच्छे से भी ब्रेक कर सकते हैं अपने कोर्स को, कि भाई ऐसे थोड़ी ना पूरा पढ़ा देंगे एक दिन में, पहले जावा के बेसिक्स पढ़ाएंगे, फिर ऊप्स पढ़ाएंगे, फिर एडवांस पढ़ाएंगे, फिर सेलेनियम पढ़ाएंगे, इस तरह से करके क्या पढ़ाएंगे, कई चीजें पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो अगर ऐसे बांट दें, पहले जावा बेसिक्स, फिर लिख दें जावा ऊप्स, और फिर ये लिख दें क्या, मान लो फिर लिख दें जावा एडवांस, और फिर बेसिक्स न्यू क्या फ्रेमवर्क। देखो ध्यान से, अगर ऐसे बांट के रखें, मतलब पहले हमने क्या किया, उसको मेन 6 टुकड़ों में बांटा, और फिर हर टुकड़े के अंदर जिस जिस डेट को जो जो पढ़ा वो क्या किया,
यहाँ पे डाल दिया। तो अब मेरे लिए अगर हमें सिर्फ जावा बेसिक्स की प्रैक्टिस करनी है तो हमें और फोल्डर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, जावा बेसिक्स। और जावा बेसिक्स के अंदर वो तारीख होगी और तारीख के अंदर वो उसकी उससे रिलेटेड क्या पढ़ी होंगी, क्लासेस, फाइलें पढ़ी होंगी। बोलो है कि नहीं है? इस तरह से रखोगे तो यही तुम्हारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जानते हो यही जो फोल्डर पे बताओ, और ये चाहिए बताओ, ये क्या कोई ये बहुत बड़ा काम है? इसे तो कोई कंप्यूटर छोटा मोटा भी जानता हो, या हम कह रहे हैं जो खुद ही यूज कर रहा होगा, मोबाइल भी यूज कर रहा होगा, 72 तरह की फोटो खींचता होगा तो वो अपना खुद ही फोल्डर बना लिया होगा, है कि फ्रेंड्स का, फैमिली का, और वो फोटो बना के और वो सब अलग अलग फोल्डर बना के बांट के रखा होगा। लोग फिल्म रखते हैं अपने कंप्यूटर पे तो देखो क्या करते हैं, कि ढेर सारी फिल्म रख ली और उसे बांट देंगे, भोजपुरी, हिंदी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड है, इस तरह से बांट के एक्शन करके बांट देंगे कि कल पिक्चर ढूंढनी पड़े तो दिक्कत ना हो, फट से जाए ढूंढे। कर रहा है ना आदमी, नॉर्मल आदमी जिसको प्रोग्रामिंग कोई किसी से मतलब नहीं है। हाँ ना ना, इसको एसआरसी के अंदर भाई कोड कहाँ रहेगा, एसआरसी के अंदर। पहले एसआरसी के अंदर डायरेक्टली सारा कोड एक साथ डंप किया गया, सारी क्लासेस कहाँ थी, एसआरसी के अंदर। अब हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है भाई, एक प्रोजेक्ट के अंदर 1 2 4 क्लास नहीं बनेंगी, 150 200 क्लास बन जाएंगी एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब 150 क्लास अगर बनेंगी एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो तुम ही सोचो जब 150 क्लास तुम बना दोगे तो कल को उन्हें ढूंढना, उन्हें यूज करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आसान तो मुश्किल होगा। अगर 150 एक ही जगह रहेंगे, बस उसको तुमने क्या कर दिया, पार्ट्स में क्या कर दिया, बांट दिया। अब इस तरह से क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया, अब तुम्हारे लिए यूज करना क्या है। और ये कैसे बांटा, फोल्डर में सारे बांटा ना, कि भैया जैसे फोल्डर बना दिया मेन में, और फिर उससे रिलेटेड क्या बना दिए, सब फोल्डर, और उससे रिलेटेड यहाँ अंदर क्या रखी है, क्लास। अगर ऐसा है इसी को फोल्डर के हिसाब से बांट दिया, जानते हो इसी को बस जावा वाले पैकेज बोलते, बस जावा वाले इसी को क्या बोलते हैं, फोल्डर्स में कोड को डिवाइड करना, क्लासेस को एक ही जगह रखने के बजाय काम के हिसाब से क्या करना, उनको हाँ अलग अलग फोल्डर बना के उसको रखना, और उसी फोल्डर को ही क्या बोलते हैं जावा वाले, पैकेज बोलते हैं। जैसे पहले हम पढ़ा रहे थे तो किसी ने कहा ना सर पैकेज बना लीजिए, तो पैकेज बनाने का मतलब क्या था, सिर्फ फोल्डर बना लीजिए और कुछ अलग से नहीं था। हाँ मतलब हाँ फोल्डर बना लीजिए भाई, चाहो तो एसआरसी में सीधे रख लो, चाहो तो एसआरसी के अंदर फोल्डर बनाओ। अगर तुमको भाई जैसे हम लोग काम करते हैं, हमें पता होता है, अब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं 4 साल काम का हमको पता है कि इसमें अभी 2-4 साल से काम चल रहा है, 2-4 साल से काम चलता रहेगा, तो भाई क्लासेस में बहुत बन जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे हम उसको, ढंग से रखेंगे तभी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फोल्डर्स में बांट के रखेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या करेंगे, पैकेज में डिवाइड करके रखेंगे, पैकेज में बांट के रखेंगे या पैकेज में रखेंगे। बस ये लोग फोल्डर को एसआरसी के अंदर, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, एसआरसी के अंदर जो फोल्डर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैकेज। जैसे ध्यान से देखना, ये फोल्डर पैकेज नहीं है, ये फोल्डर पैकेज नहीं है, ये फोल्डर पैकेज नहीं है, लेकिन जावा वर्क्स के अंदर, जावा बेसिक प्रैक्टिस के अंदर जो ये एसआरसी है, एसआरसी के अंदर जो फोल्डर्स हैं ये क्या है, पैकेज। अच्छा फोल्डर के अंदर भी फोल्डर है ना, फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या बोलते हैं, सब फोल्डर, यहाँ सब पैकेज बोलते हैं। पैकेज है, पैकेज के अंदर क्या है, सब पैकेज। बस वही फोल्डर एसआरसी के अंदर होगा तो उसी को क्या बोलना शुरू कर देते हैं ये लोग, पैकेज। अगर एसआरसी के अंदर नहीं है तो पैकेज नहीं। क्लियर है बात। अब एक चीज लेकिन और देखना जरा ध्यान से, यहाँ कोई एरर आ रही है, नहीं एरर नहीं है, एरर एकदम पूरा रेड कलर से होगा, ये तो हल्का येलो से कलर है ना, ये वार्निंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर नहीं है। अच्छा ये देखो ध्यान से समझना इस बात को। पहले एक चीज ये समझो, ये प्रोजेक्ट यहाँ दिख रहा है सामने,
ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है इस फोल्डर से नया, या वो जो प्रोजेक्ट दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है? इसी की वजह से दिख रहा है ना। अच्छा ये बताओ, अगर जाएं हम इसको डिलीट कर दें तो वहां दिखेगा, यहां दिखेगा? तुम सोचो ध्यान से यार, वर्क स्पेस बनाते हो ना, वर्क स्पेस बन जाता है ना, जाके यहां से वर्क स्पेस डिलीट कर दो तो नहीं दिखेगा ना यार। अगर वर्क स्पेस के अंदर गए, किसी प्रोजेक्ट को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए, तो यहाँ दिख रहा होगा, दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ध्यान से समझो, जो वहां, जो यहाँ दिखता है ये वही है जो वहां है। ये समझो उसी की इमेज है, उसी की छाया है, परछाई है, जो कहो। देखो अच्छा, पहले एक चीज और देखो, यहां मान लो हम आए, अच्छा ये बताओ, ओहो हो गया, चलो पहले ये देखो, अगर हम यहाँ आए और एक क्लास बनाए यहाँ पे, तो सिर्फ यही बनती है क्या? यहां भी बनती है और फिर यहां भी जाके बन जाती है ना। कहां पे? यहां पे भी बनती है कि नहीं बनती है? यहां बनती है कि नहीं बनती? यार हम वहां कोई क्लास बना रहे थे, जो यहाँ चार तुमको दिख रही है, हम यहाँ हाथ से आके नहीं बनाए थे। हम कहाँ से बनाए थे? इक्लिप्स से। इक्लिप्स से जो बनाओगे बनेगा कहाँ? ये इसी के अंदर है, यही चीज उसमें। यहां से डिलीट कर दोगे तो वहां डिलीट हो जाएगा, यहाँ डिलीट कर दोगे तो वहां से, भाई यही वाला तो वहां दिख रहा है, या वहां से डिलीट करोगे तो यहाँ भी डिलीट हो जाएगा। अगर ये क्लास हम जाएं, इस क्लास को डिलीट कर दें यहाँ से, तो वहां भी वो क्लास क्या हो जाएगी? मतलब ये समझ रहे हो ना, इक्लिप्स ने दिया क्या है। अगर यही इक्लिप्स नहीं होता तो क्या करते? तुम फोल्डर खोल के अंदर जाते, अंदर जाके क्लासेस के एसआरसी के अंदर जाते, वो जाते और नोटपैड पे सीधे क्या करते, काम करते। इक्लिप्स ने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट का जो ये प्रोजेक्ट है, इसको एक चेहरा दे दिया, और वो भी ऐसा जिससे तुम्हारे लिए काम करना क्या है, आसान। यही तो दिया ना इक्लिप्स। जावा थोड़ी नहीं दिया है इक्लिप्स ने, जावा तो जावा है। हम इक्लिप्स यूज कर रहे हैं ना, हमको यहाँ से बड़ा मजा आ रहा है ना, पूरा लिखना नहीं पड़ता, ये करते हैं वो करते हैं। जो यहाँ दिख रहा है उससे, इससे कौन कनेक्टेड है? ये यहाँ वाला भाई। क्लियर है? तो अच्छा एक बात और देखना, कुछ भी यहाँ करोगे, यहाँ से क्लास बनाओगे, ध्यान से समझना, यहाँ से क्लास बनाओगे तो अपने आप यहाँ बन जाएगा। लेकिन अगर अंदर बनाओ तब यहाँ दिखाई नहीं दे। यहां से काम करोगे तो इसका फर्क वहां पड़ेगा, लेकिन वहीं जाके सीधे बना दो तो यहां तुमको दिखाई नहीं देगा तब तक। अगर तुम इसी को राइट क्लिक करो, ना रिफ्रेश करो बस, अब दिखने लगा। कुछ दिख रहा है वैसा कि नहीं? अच्छा वहां पे भी क्या था? फ्रेमवर्क था, और क्या था? जावा एडवांस था, जावा बेसिक्स था, जावा ऊप्स था, सेलेनियम बेसिक्स। 5 फोल्डर बनाए थे ना, और यहाँ भी 5 दिख रहा है कि नहीं? अब ऐसे दिखेगा, काम भी करोगे तो तुम्हें भी ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। तुम्हें अगर जावा बेसिक्स के कोड में जाना है तो तुम्हें इनसे मतलब नहीं रहेगा, सीधे कहाँ जाओगे, जावा बेसिक्स के अंदर। बिल्कुल, यहाँ आके देखो 6 SRC है, यहाँ कितने फोल्डर है? 5 है। वहां भी कितने दिख रहे हैं? अब इसी को ये लोग बोलेंगे 5 पैकेज। इसके अंदर क्या है? हाँ मतलब वहां फोल्डर बोलते हैं, और इसी को ये लोग क्या बोलते हैं, पैकेज। और बस कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं भाई, जो ढेर सारी क्लास बनाएंगे, क्लासेस को बांट के रखने के लिए, जिससे कि कल को हमें उन्हें ढूंढना हो, यूज करना हो तो हमारे लिए क्या रहेगा, आसान। अच्छा एक चीज और देखना, दिख रहा है? हाँ वही दिख रहा है ना इतना। अच्छा फ्रेमवर्क के अंदर कुछ है, जावा बेसिक्स के अंदर कुछ है? हाँ है, एक सब फोल्डर है ना। तभी देखो जरा
निशान देखो, ये अगर एरो बना है इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ है। क्लिक करो इसको तो दिख रहा है क्या, 5 अप्रैल। और इसके अंदर जाओ तो हेलो क्लास डॉट जाओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात एक और कि यहाँ क्या आ रही है, एरर आ रही है। देखो पहली लाइन पे एरर है कि नहीं, पहले तो नहीं थी ना एरर, पहले 4 क्लास बनाए थे, चारों क्लास सही थी ना, कोई एरर नहीं थी। अब देखो इन चारों क्लास के अंदर क्या है, एरर हमारी आंख के सामने है, देख लो। जानते हो क्यों, अब से याद रखना इस बात। एसआरसी के अंदर अगर फोल्डर बनाओगे तो उसे क्या बोलेंगे, पैकेज। तो अगर कोई क्लास एसआरसी के अंदर, कहाँ है, एसआरसी के अंदर तो होती है। अगर कोई क्लास एसआरसी के अंदर किसी फोल्डर में, मतलब कहाँ है, किसी पैकेज के अंदर है। जैसे अगर हम बोलेंगे ये हेलो क्लास कहाँ है, तो हम कहेंगे जावा बेसिक्स के अंदर। कहाँ है, 5 अप्रैल। तो जावा बेसिक्स, और इसको तो जानते हो हम क्या बोलेंगे, जावा बेसिक्स पैकेज के अंदर 5 अप्रैल, सब पैकेज के अंदर है हेलो क्लास डॉट। दिख रहा है ना साफ साफ। लेकिन अगर कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर होती है, जैसे कि अभी है, और जैसे कि पहले नहीं थी, जब हम शुरू में बनाए थे सीधे एसआरसी में थी ना, एसआरसी के अंदर कोई फोल्डर नहीं बनाया मतलब कोई पैकेज नहीं बनाया, एसआरसी के अंदर कोई फोल्डर नहीं बनाया मतलब कोई पैकेज नहीं बनाया। इसके बाद भी तो वहां पे कोई एरर नहीं थी। लेकिन यहाँ ये क्लास जो वही सेम क्लास अब कहाँ है, पैकेज के अंदर है, पहले पैकेज के अंदर नहीं था। तो जब कोई क्लास पैकेज के अंदर होती है तो हमको यहाँ सबसे ऊपर वाली लाइन पे एक लाइन लिखनी पड़ती है। लिखना पड़ता है क्या, पैकेज, और पैकेज का नाम किसके अंदर है, जावा बेसिक्स के अंदर। भाई देखो एसआरसी के अंदर है क्या, जावा बेसिक्स, तो लिखना पड़ेगा जावा बेसिक्स। इसके बाद उसके अंदर किसमें है, 5 अप्रैल 2024, तो डॉट 5 अप्रैल। अच्छा 1 मिनट, नहीं 1 सेकंड हम बता रहे हैं, रुक जाइए आप लोग। ओ सर, अच्छा इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दें, इसका नाम रख देते हैं अप्रैल 5 2024। कहो तो अंडरस्कोर चलता है ना, बताया है अंडरस्कोर हर जगह चलता है, सही है। अगर इसको यहाँ चेंज कर दिया तो यहाँ क्या हुआ, देखो पहले अगर वहां कुछ करोगे, एक बार यहाँ क्या करो पहले, कैसा दिख रहा है ये, ऐसा। वो जो अंक हमने पहले नाम में दे दिया था ना, वो गड़बड़। हमेशा नाम किससे शुरू करना है, पैकेज का अल्फाबेट, ABCD से शुरू करना है, नंबर से शुरू। हमने 5 अप्रैल लिख दिया था नाम, ठीक है। अगर अप्रैल 5 मतलब ABCD से शुरू करोगे तब देखो क्या आ रहा है, जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5 अंडरस्कोर 2024। तो मतलब जो वहां फोल्डर है वो यहाँ पे क्या है, पैकेज। और डॉट का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, डॉट का। डॉट का क्या मतलब है देखो। अच्छा ये बताओ, जावा बेसिक्स के अंदर, जावा बेसिक्स एक फोल्डर है, इसका सब फोल्डर या इसका चाइल्ड फोल्डर कौन है, अप्रैल 5, अप्रैल 5 अंडरस्कोर 2024 इसका क्या है, चाइल्ड फोल्डर है कि नहीं, दिख रहा सबको। तो अगर पैकेज में जब लिखते हैं पैकेज का नाम, ध्यान से देखना, पैकेज में क्या दिख रहा है, जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5 2024। क्या मतलब है, अगर कहीं भी पैकेज के नाम में डॉट वर्ड दिखाई दे तो समझ जाना कि जैसे अगर ये कोई देखेगा जावा जानने वाला, ये जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5 ऐसे, तो समझ जाएगा कि एक पैकेज या एक फोल्डर है किस नाम का, जावा बेसिक्स का, और उसके अंदर है क्या, अप्रैल 5 अंडरस्कोर 2024। अगर ये भी देखना ध्यान से,
अगर ये जो अच्छा पैकेज का नाम क्या है, ये इतना ही है ना। एक काम करते हैं, जरा राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, सॉरी राइट क्लिक करते हैं, जरा पैकेज का नाम क्या है बताओ। जावा बेसिक्स डॉट जावा, ये है। और इसके बाद लिख देते हैं डॉट फर्स्ट क्लास। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ क्या लिखा है, जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5_2024 डॉट फर्स्ट क्लास। अगर हम ओके करेंगे तो क्या होगा जानते हो, एक फोल्डर रहेगा जावा बेसिक्स नाम का, उसके अंदर एक सब फोल्डर रहेगा किस नाम का, अब अप्रैल 5 2024 नाम का, और उस अप्रैल 5 2024 के अंदर एक फोल्डर रहेगा जिसका नाम रहेगा क्या, फर्स्ट क्लास। ये देखो दिख रहा है कि नहीं। और जरा ये देखो यहाँ पे क्या है भाई, देखो फिर से एसआरसी है, एसआरसी के अंदर क्या है, जावा बेसिक्स है, जावा बेसिक्स के अंदर क्या है, अप्रैल 5 2024 है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट क्लास है, उसके अंदर क्या है, चार क्लास। और यहाँ कैसा दिख रहा है, जावा बेस, या अगर पैकेज के नाम में डॉट दिखाई दे, अगर ध्यान से समझो, अब ये भी देखो अच्छे चीज, और हम खुद अपना पैकेज बना सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करें एसआरसी पे, जैसे न्यू करके क्लास बनाई थी ना, यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है क्या, न्यू करके पैकेज। अगर पैकेज का नाम दे दें A.B.C.D.E, बोलेगा बस क्या लिखे हैं, A.B.C.D.E। अगर ओके कर दें तो यहाँ बन गया ना A.B.C.D। इसका मतलब क्या है, वहां जाके देखोगे ना एसआरसी में ए फोल्डर होगा, ए के अंदर बी होगा, बी के अंदर सी होगा, सी के अंदर डी होगा, डी के अंदर क्या होगा, ई होगा। बिल्कुल। और अगर हम कोई क्लास यहाँ, अब देखो ध्यान से, इसके पहले हम एसआरसी पे राइट क्लिक करके क्लास बना देते थे ना, अब अगर हम इसके ऊपर A.B.C.D.E के ऊपर राइट क्लिक करें और न्यू करके क्या बनाए, क्लास। हम क्लास का नाम रख दें, जैसे सपोज करो क्या, XYZ रख दिया, ओके फिनिश करो। अच्छा इसका कलर कैसा है, A.B.C.D.E का कलर कैसा है, व्हाइट ना। एक क्लास उसके अंदर बना दे रहे हैं, कलर बदल गया ना। अगर किसी पैकेज के अंदर क्लास होती है तो इस तरह से वो पीले रंग का दिखाई देता है, और अगर वो खाली रहती है तो इस तरह से व्हाइट दिखाई, ठीक है। और A.B.C.D जाके देखो, क्लास का नाम क्या रखे हो, XYZ ना। ढूंढो कहाँ है, देखो यहाँ आ जाओ एसआरसी में, जावा बेसिक्स, सॉरी एसआरसी के अंदर क्या दिख रहा है, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई, ई के अंदर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई भी क्लास बनाए, एक और बना दें, मान लो क्लास बना दें यहाँ पे क्या, ABCD, फिनिश करें, ये भी यहाँ बनाना, जो भी बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ ई वाले ई के अंदर बनेगा। और पैकेज का नाम क्या रहेगा, A.B.C.D.E। बिल्कुल, डॉट का मतलब यहाँ बहुत बड़ा है, डॉट का मतलब इस फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर। अगर बी के अंदर क्लास बनाना होगा तो फिर जब पैकेज का नाम बनाओ, या तो बी के अंदर ही क्लास बनाओ, जाके बी के अंदर सिर्फ क्लास बना दो तो यहाँ अलग से दिखने लगेगा, या फिर ऐसे करो, न्यू करो, क्लास बनाओ। जब तुम कोई क्लास बनाते हो ध्यान नहीं दिए होगे, ऊपर एक और बॉक्स दिखता, एक और दिखता टेक्स्ट बॉक्स, इस नाम का पैकेज। पैकेज का नाम क्या लिखा है, A.B.C.D.E, इसीलिए कहाँ बनता है, ई में। अगर यहीं पे जाके तुम क्या करो, चेंज करो और यहाँ पे नाम रख दो क्या, ABC। अब जो क्लास बनेगी बी के अंदर बनेगी, देखो ये, और वहां भी जाके देखोगे तो दिखाई देगा, ए के अंदर बी,
बी के अंदर सी भी है और बी के अंदर ABCD बनाए, है ना। आ रही बात समझ में कुछ? आप अब ऐसे पैकेज मतलब बांट के आराम से अपने हिसाब से क्लास रख सकते हो और फिर इनको इस तरह से बंद कर सकते हो या खोल सकते हो। इस तरह से रखोगे तो मैनेज करना तुम्हारे लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। यही पैकेज कंसेप्ट है। अब बस लेकिन यहाँ एक जरूरी चीज ये है, ध्यान दो जरा इस पे, कि जितनी क्लास तुमने पैकेज के अंदर बनाई है, हर क्लास के अंदर सबसे पहली लाइन क्या लिखा है, पैकेज, और पैकेज का क्या नाम ना। पहले नहीं था, जब सीधे एसआरसी बनाए थे ना, तब ये वर्ड था ही नहीं, लेकिन अब आया है। जब भी कोई क्लास किसी एसआरसी में किसी फोल्डर मतलब किसी पैकेज में रहेगी तो क्लास के ऊपर सबसे पहले लिखना पड़ेगा पैकेज और पैकेज का नाम। और पैकेज का नाम कैसे, वैसे वही A.P। देख रहे थे ना, यहाँ एरर दे रहा था, ये सब दे रहे हैं एरर। ये जो हेलो क्लास है एरर दे रही है, क्यों, इसीलिए दे रही है। अच्छा यहाँ तो मान लो गलत लिखा है, यहाँ पैकेज का नाम क्या है, सही नहीं लिखा। यहाँ जैसे भी कोई चीज रहेगी पैकेज के जैसे, अब देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्लास हेलो क्लास एक पैकेज के अंदर है। तो अगर कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर होती है तो सबसे पहली लाइन में सबसे पहले लिखना पड़ता है पैकेज का नाम। पैकेज का नाम क्या है, जावा बेसिक्स डॉट अप्रैल 5 डॉट फर्स्ट क्लास। एरर गई ना, एरर गई ना। एरर जानते हुए आई क्यों थी, एरर इसलिए भी आई थी, शुरू में गलत इसलिए भी था, रीजन ये था कि हमने किससे किया था, हमने अपने हाथ से वहां जाके फोल्डर में जाके किया था ना। अगर देखो इक्लिप्स, अगर इक्लिप्स के अंदर आओ और कोई क्लास बनाओ, इक्लिप्स के अंदर आओ कोई क्लास बनाओगे तो अपने आप उसमें पैकेज का नाम लिखा हुआ आएगा, वो जिस पैकेज के अंदर होगा, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं। अब आप लोगों का ये काम है कि जो क्लास बनाइए, मेन मेथड बनाइए, मेथड्स बनाइए, है ना, उनको कॉल करिए, अंदर कुछ मत रखिए, अंदर प्रिंट की लाइनें बस रखिए। अपनी क्लास का मेथड कॉल करिए, दूसरे क्लास का मेथड कॉल करिए, है ना। अब मतलब इसी में क्या करो, कॉल करो। और एक ध्यान आपसे ये दे दो कि जो क्लासेस बनाए हो उनको पैकेज में करना, और अब से जो क्लासेस बनाना पैकेज में ही बनाना, जिस चीज से रिलेटेड हो। अगर वो पैकेज पहले है तो उस पैकेज में बना देना, अगर वो पैकेज नहीं है तो पहले पैकेज बनाना, फिर पैकेज के अंदर क्या बनाना, क्लास। ये सबको फॉलो करना, ठीक है। तो पैकेज की प्रैक्टिस करिए और इसकी, ठीक है, फिर कल आगे।